आप किसी भी कार्य में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक आपको अपने उस कार्य में गर्व महसूस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज चर्चा करेंगे कर्म फलदाता शनिदेव के अस्त गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, न्याय और कर्म के देवता शनि आने वाले 16 फरवरी को अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में सूर्य के प्रभाव से अस्त होने के लिए जा रहे हैं और आने वाले 25 मार्च तक अस्त अवस्था में ही गोचर करते हुए हर किसी को प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः उदित हो जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले 25 मार्च तक शनिदेव अपने अस्त गोचर के दरमियान आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, शनि के इस गोचर प्रभाव से आपके जीवन में क्या कुछ बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, वहीं कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। साथ ही साथ शनिदेव के इस कम्बस्ट प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी बड़े विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी और अपने परिवार के अन्य सदस्यों की जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी ग्रह का अस्त होना ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कोई अच्छी घटना नहीं होती है, लेकिन शनि संघर्ष के कारक होते हैं, इसलिए उनका अस्त होना कभी कभी अच्छा भी होता है। जैसे कि जिन लोगों की ढैया चल रही है, जिनकी 7.5 चल रही है, उनको शनि के रिस्ट्रिक्टिव प्रभाव में कुछ कमी अवश्य महसूस होगी। हालांकि अलग अलग ग्रह के अस्त होने से अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे जब शनि और मंगल अस्त होते हैं तो जमीन मकान की खरीद बिक्री करना अशुभ होता है। गुरु और शुक्र अस्त होते हैं तो विवाह नहीं करना चाहिए। जब शनि सूर्य के साथ होते हैं तो यह कुछ संघर्ष की स्थिति को बताते हैं, लेकिन फिलहाल शनि अभी अपनी ही राशि में है। देखिए, कोई भी ग्रह जब अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए अस्त होता है तो उसके नेगेटिव प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी आ जाती है। क्योंकि स्वराशि का ग्रह और उच्च राशि का ग्रह काफ़ी बलवान माना जाता है, इसलिए नेगेटिव परिणाम ज़्यादा नहीं दे पाता। साथ ही साथ यह बात भी आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि शनिदेव पिछले साल से राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं और शास्त्र के मुताबिक राहु और शनि का आपस में मिलना ठीक नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट यह होगा कि शनिदेव के अस्त होने की वजह से राहु के जो नेगेटिव इफेक्ट शनि को देखने को मिल रहे थे वह काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के अस्त होने का सामान्य सिद्धांत क्या है, तो देखिए, आज से हजारों साल पहले भारतीय खगोलविदों ने, एस्ट्रोनॉमर्स ने, जैसे कि वराह मिहिर, महर्षि पराशर, इन्होंने बता दिया था कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर सूर्य से दूर होता है या फिर नज़दीक होता है तो अस्त माना जाता है। जैसे चंद्रमा जब सूर्य से 12 डिग्री के अंतराल में होते हैं तो वह अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री, बुध 14 डिग्री, शुक्र 10 डिग्री, गुरु 11 डिग्री और शनि 15 डिग्री के करीब आने पर अस्त होते हैं। और जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव नहीं दे पाता। क्योंकि हर ग्रह सूर्य से तेज पुंज यानी कि प्रकाश ग्रहण करके चमकता है और कार्य करता है। हालांकि सूर्य के जो मित्र ग्रह होते हैं जैसे कि गुरु, मंगल, चंद्र, अगर यह ग्रह अस्त होते हैं सूर्य के करीब आकर के तो इनका संपूर्ण प्रभाव खत्म नहीं होता। इसे एक छोटा उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। अगर प्रधानमंत्री किसी मंच पर जाता है तो लोगों का ध्यान उसकी तरफ होता है। प्रधानमंत्री राजा होता है तो राजा एक ऐसा पावर है जिसके ऊपर कोई नहीं है। जितने भी व्यक्ति हैं वह सब के सब राजा के नीचे आते हैं। अब अगर उस मंच पर राजा का कोई मित्र है तो राजा के शान और शौकत में तो वृद्धि होगी ही होगी,
साथ में उसके मित्र के भी शान और शौकत में वृद्धि हो जाती है। इसलिए सूर्य ग्रहों के राजा हैं और जब उनके मित्र सूर्य के पास आते हैं तो भले ही वह राजा के प्रभाव में सूर्य से अस्त हो जाते हैं, लेकिन इनका भी कद बढ़ जाता है। हालांकि शनिदेव सूर्य के शत्रु होते हैं, लेकिन उनके पुत्र भी तो हैं। ऐसे में शनिदेव राजकुमार हुए और जब राजा के पास राजकुमार होगा, उसका पुत्र होगा, तो वह हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मजबूर कर देगा। मतलब जब सूर्य के पास शनि जाते हैं तो भले ही सूर्य थोड़ा सा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन शनि को विशेष रूप से बल की प्राप्ति होती है। यानी कि सूर्य और शनि की युति में सूर्य के द्वारा शनि को बल प्राप्त होता है। तो ऐसे में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर कुंभ राशि में होना यह अभिशाप नहीं बल्कि वरदान की तरह कार्य करेगी। कुछ मामलों में देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि आपके चौथे भाव से गुजर रहे हैं और चौथे भाव में ही 10वें भाव के स्वामी सूर्य के द्वारा अस्त होने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे में चतुर्थ भाव में दो केंद्रों के स्वामी का आपस में संयोग होगा। चौथा भाव किस चीज़ का होता है? तो देखिए, चौथा स्थान हमारी रेजिडेंट का होता है, हमारे परिवार का, घर का, मन की शांति का होता है। और सूर्य और शनि जैसे दो पापक ग्रहों का चतुर्थ स्थान में इकट्ठा होना यह किसी भी दृष्टिकोण से कतई ठीक नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में तनाव उत्पन्न करने का कारण बनेंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उनका ट्रांसफ़र होगा, अवश्य होगा। ट्रांसफ़र उनकी इच्छा के विरुद्ध होगा। हालांकि जो लोग ज़मीन मकान से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं तो उन्हें इस समय सेल्स में अवश्य वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आप कहेंगे कि वीडियो के शुरू में तो आपने कहा था कि शनि और मंगल जब अस्त होते हैं तो ज़मीन मकान का कार्य नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही कहा गया था, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए यह एक अपवाद तौर पर गोल्डन टाइम कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले तो अभी आपकी राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है और ढैया में अगर शनि अस्त होते हैं तो यह कुछ हद तक आपको लाभ देते हैं, लेकिन चौथे भाव मन के भाव में दो पाप ग्रहों का होना यह आपके मन को अवश्य दुखी करेगा। इस समय आपका मन चिंतित रहेगा। परिवार में वाद विवाद बढ़ने की प्रबल संभावना है। देखिए, सूर्य और शनि ये दोनों ग्रह का आपके चौथे भाव में युति बनेगा तो इससे कुछ लाभ भी आपको मिलेगा। अभी आपकी राशि के स्वामी मंगल तीसरे भाव में उच्च राशि में चल रहे हैं, तो ऐसे में आपकी हिम्मत तो बढ़ी हुई है, इसका फायदा भी आपको पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। जी हाँ, तीसरा भाव आपके ट्रांसफ़र का होता है, तो ऐसे में आपका स्थान परिवर्तन आपकी राशि के स्वामी ही पहले से बता दे रहे हैं। और चौथे भाव यानी कि रेजिडेंट के स्थान पर शनि और सूर्य की युति, तो स्थान परिवर्तन निश्चित तौर पर इस समय कराएंगे। कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप उस नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। आपके करियर में चेंज होने की प्रबल संभावना है। यह समय उन लोगों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर कहा जा सकता है जो विदेश जाना चाहते हैं, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाना चाहते हैं। निश्चित तौर पर यह समय उनको कुछ नए अवसर प्रदान करेगा और उन्हें मौका मिलता है। और अगर वह जाते हैं या फिर विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर शनि और सूर्य की यह युति उन्हें विशेष तौर पर लाभ प्रदान करेगी और करियर के क्षेत्र में तो बदलाव होगा ही होगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, नौकरी करते हैं तो नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, और अगर आप लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी समझ जाइए काफ़ी हद तक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, यह समय आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित कोई गुड न्यूज़ प्रदान कर सकता है। चतुर्थ भाव में शनि और मंगल का इकट्ठा होना कहीं ना कहीं आपकी माता की सेहत को भी थोड़ी बहुत कमज़ोर करने का प्रयास करेंगी। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में, आपके मन में अग्नि तत्व की मात्रा इस समय हावी रहेगी। फलतः किसी भी पॉइंट से आप अपने आप को सुखी महसूस नहीं करेंगे। इसलिए इस गोचर काल को आपके लिए उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। फिर भी इस प्रभाव को और बेहतर और अनुकूल बनाने के लिए हनुमान जी के शरण में चले जाइए।
जी हाँ, विशेष रूप से मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें और मंदिर में ही बैठ कर के हनुमान चालीसा का या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र का जाप करें और रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।